नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, जो सीरीज हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो उसी क्रम में अगला वीडियो देखेंगे। आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है वो इनमें से किस पर्वत श्रेणी का हमारा जो है वो उसके पार्ट है, यानी कि भाग है। ठीक, तो दिए हुए विकल्पों में अगर देखेंगे तो हिमालय माउंटेन तो जो है आपका नॉर्दर्न इंडिया में पड़ जाएगा। ठीक, अरावली भी इधर ऊपर में है। मेघालय की पहाड़ियाँ आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गई, तो दक्कन का प्लेटू आपका जो है इसमें से बच जाता है। तो सतपुड़ा पहाड़ियों को आप देखेंगे, ये दक्कन के प्लेटू के हमारा जो रीजन है इधर मध्य भारत में इसका हिस्सा है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में है। ठीक, और इस जो पहाड़ियाँ हैं इनके नॉर्थ में आप देखेंगे तो ये नर्मदा नदी जो है, ठीक, साउथ में देखेंगे तो इधर ये तापी रिवर जो है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं, ठीक, सतपुड़ा हिल्स के। तो हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए, इसका उत्तर अभी बता ही दिया गया आपको कि नॉर्थ और साउथ में जो रिवर्स हैं नर्मदा और ताप्ती, ठीक, तो इनके मध्य में सतपुड़ा श्रेणी जो है स्थित है। बी ऑप्शन को चुनेंगे। अब देखिए, इसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है इस माउंटेन की, तो ये है आपका धूपगढ़। ठीक, इसमें देखेंगे आपका जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पचमढ़ी में, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो ऐसे जो है प्रायद्वीपीय इंडिया का मैप आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट, तो जहाँ ये मिल रहे हैं ट्राई जंक्चर है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु का ही। नीलगिरी हिल्स जो है ये यहीं पे स्थित है। ऑप्शन हम कौन सा चुनेंगे, 1, 2 और 3 है ना, सभी ठीक है। इसमें से नीलगिरी को ही जो है ब्लू माउंटेन्स की भी संज्ञा दी जाती है और इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। ठीक, इसको भी ध्यान रखें। इसमें देखिए युग्म जितने भी दे रखे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यही पर्वतों के संबंध में ये भी है। इसमें गलत है बी ऑप्शन। इसमें लिखा है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है, नहीं सॉरी, गलत तो इसमें कोई नहीं है, सही है। ठीक, नन ऑफ द एबव को चूज करेंगे। देखिए क्या है कि सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है अरावली है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट जो है ये अनाईमुडी ही है। ठीक है, इसका कुल एलिवेशन जो है 2695 मीटर्स के आसपास है, इसको ध्यान रखेंगे। और केरला में स्थित है ये, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वैष्णो देवी का मंदिर जो आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, तो जो ये माउंटेन रेंज वहाँ पे है, तो ये त्रिकुटा पर्वत इसको नाम दिया गया है। इस पे ये जो है देवी जी का मंदिर जो है ये स्थित है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं था, सभी सुमेलित हैं। अब इसमें देखिए कौन सा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है, तो हिमालयन रेंजेस के ये पार्ट्स हैं, ठीक है, पीक्स हैं जो भी। तो इसमें नंदा देवी जो है, ठीक, और एक सेकंड, इसको ऑड कर देंगे हम, तो 4 काट दीजिए जहाँ भी है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू, ठीक है, ये सारी जितनी भी रेंजेस हैं हिमालय की, ये सब जो नेपाल देश है उसमें स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 2, 3 एंड 5। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, है ना, पढ़ा होगा आपने, तो उसके संबंध में देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव जो है उसका मान सदैव ऋणात्मक में होता है। हम स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं, डिटेल में इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये नेगेटिव होता है, बिल्कुल ठीक है। गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी है वो उसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ही होती है गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक, जो पृथ्वी पे जैसे जी लगता है, स्मॉल जी, ठीक है, तो क्या है वो आकर्षण बल ही तो है। तो तीनों ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कैपलर के ग्रह गति के संबंधित जो नियम है उससे संबंधित है। 3 यहाँ पे नियम दे रखे हैं
और ऑल ऑफ द का भी ऑप्शन है। तो देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं एक तरीके से ऑर्बिट में, ठीक है। तो उन्हीं को आप एक तरीके से ग्रह मानते हैं, जो कोई एक भारी वस्तु है जो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण कर रही है। तो उसी के संबंध में केपलर ने जो है इन गतियों से संबंधित 3 नियम दिए, जिसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट है, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड, है ना। तीनों ठीक है। तो डिटेल में आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। सही इसमें से तीनों ही सही हैं, उपर्युक्त सभी। शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस देश में आयोजित किए गए? तो जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे इससे पहले 2020 वाली 2021 में, है ना, टोक्यो जापान में, ठीक। तो उसी के बाद अब शीतकालीन ओलंपिक जो हुए हैं अभी ये बीजिंग चाइना में, और इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है नॉर्वे कंट्री जो है 37 मेडल्स के साथ टॉप पे रहा था। भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने दिशांक नामक एक ऐप जो है उसको विकसित किया है, ठीक। तो जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपने एक सिस्टम देखा होगा, लैंड रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं वो भूलेख करके एक पोर्टल है ना। तो डिजिटल माध्यम में आपके जो लैंड्स की डिटेल है वो सब अवेलेबल होती हैं। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे दिशांक एप्लीकेशन विकसित किया है स्टेट ऑफ कर्नाटका ने। किस क्रिकेट खिलाड़ी को मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो ये अवार्ड मिला था जो है इनको सुरेश रैना को, मालदीव की सरकार ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया गया, और इस मेले में भागीदार राष्ट्र कौन था और भागीदार राज्य कौन है, ठीक है, भारत का। तो ये सूरज कुंड होता है फरीदाबाद में, काफ़ी फेमस मेला है, और 35वां एडिशन हुआ है। इसमें भागीदार राष्ट्र था आपका जो है उज्बेकिस्तान, और इंडिया की तरफ से यूटी थी, जम्मू कश्मीर, है ना, सहयोगी। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए टेनिस का जो खिताब होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो 2022 का जो है राफेल नडाल ने किस खिलाड़ी को हरा करके जीता? तो इसमें इन्होंने हराया था इनको डेनियल मेदवेदेव को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके देश भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राफेल नडाल जो है ये स्पेन से संबंधित है, डेनियल मेदवेदेव जो है वो रशिया के हैं, ठीक। अभी हमने शीतकालीन ओलंपिक के बारे में देखा था कि पदक की जो कुल वो संख्या है उसमें नॉर्वे शीर्ष पे रहा था। भारत ने कुल कितने पदक जीते इसमें ये बताना है। तो भारत जो है इसमें कोई भी पदक नहीं जीत सका था, 0। देखिए जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आज की डेट में पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है 1962 में हुई, जब वैज्ञानिक इसमें से कौन है जिन्होंने दिस साइलेंट स्प्रिंग नामक एक पुस्तक लिखी। तो सबसे पहली अवधारणा जो एनवायरनमेंट की दिशा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में ये रॉचेल कार्सन जो है ऑप्शन बी में, इन्होंने ये जो है पुस्तक लिखी थी द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बार चर्चा की गई। बाद में चल करके हमने जैसे पिछले वीडियोस में देखा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट एक कमीशन बना था, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक, 1987 में। तो यहाँ पे सबसे पहली बार जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, है ना, वर्तमान में उसके साथ बिना समझौता किए हुए, इसको बड़े अच्छे से इसमें सबसे पहली बार डिफाइन किया गया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि माउंट अबू जो है किस माउंटेन का पार्ट है, भाग है। तो ये पीक है एक माउंटेन की, ये अरावली रेंजेस की, ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत नहीं है, ठीक। तो ये देखिए अब ये जो हिल रेंजेस हैं इसमें कैमूर जो है ये मध्य प्रदेश में ही है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट है कि गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, तो पहले यही ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे कौन सी जनजाति इसमें से जो है वो निवास करती हैं इन हिल्स पे, ठीक। तो ये है आपका गोंड। नेक्स्ट है कि पहाड़ियों की रानी, ठीक, ये टर्म है, तो इसके नाम से कौन सी पहाड़ी विख्यात है? तो क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है नीलगिरी हिल्स को, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, है ना, ब्लू माउंटेन की भी संज्ञा दी जाती है, और डोडा बेटा हमने देखा था, इसका सबसे जो हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा किस राज्य का सर्वोत्तम शिखर है, ठीक, यानी कि पीक है, तो हिमालयन पीक्स का पार्ट है कंचनजंगा भी। इंडिया, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, सब नेपाल में स्थित है ना ज़्यादातर, तो कंचनजंगा इंडिया में है, सिक्किम में, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कुल एलिवेशन देखेंगे तो लगभग 8600 मीटर्स के आसपास है, ठीक।
कलसुबाई किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? ठीक है, तो ये देखेंगे हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र में, अहमदनगर जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे स्थित है, और इसको कई बार जो है ये एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है इसकी संज्ञा भी दी जाती है। देखिए वैदिक हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे जो आप वेद उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर से क्वेश्चन है कि देखिए बृहदारण्यक उपनिषद के प्रवक्ता कौन थे? ठीक, तो ये उपनिषद जो है इसका है यजुर्वेद का। ठीक, और इसके जो स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता कह लीजिए तो ये है ऋषि याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट देखिए तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसमें कौन सा उसका भाग नहीं है ये बताना है। तो तैत्तिरीय भी जो है यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है। तो इसके जो भाग हैं ये शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और ये तीसरा भी है भृगुवल्ली। ठीक है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें देखेंगे जो मेजर हाईलाइट इस उपनिषद के बारे में, तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में, तो इसमें जो गुरु और शिष्य के व्यवहार हैं उसके बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। इस फैक्ट को ध्यान रख सकते हैं आप। अब देखिए निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है? ठीक, ये काफ़ी पॉपुलर है स्टेटमेंट, कई बार वैसे भी पूछा गया शायद। तो ये भी यजुर्वेद का ही उपनिषद है, कठोपनिषद है ना, इसमें वर्णित है। निम्न में से किस उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है? ठीक, तो उपनिषदों में देखेंगे तो छांदोग्य उपनिषद जो है डी ऑप्शन में, ये सामवेद का जो है उपनिषद है, इसको सबसे प्राचीनतम माना जाता है। और एक दो फैक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे अहिंसा का उल्लेख जो है इसी में मिलता है छांदोग्य उपनिषद में आपको सर्वप्रथम, है ना। और जो वैवाहिक गीत हैं उसका उल्लेख मिलेगा, सबसे प्राचीनतम उल्लेख यही उपनिषद है जो इसका उल्लेख करता है। ओम का विवरण दिया गया था इसमें, सूर्य के जो कह लीजिए बारे में इंफॉर्मेशन है वो इसमें मिलती है, तो उन सबसे रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो गृह सूत्र के अनुसार 8 प्रकार के जो विवाहों का उल्लेख किया गया है उसी के संबंध में यहाँ पे दिया है कि किस विवाह को किस रूप में वर्णित किया गया है उसमें। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए ही गलत है। विश्वासघात द्वारा किए गए विवाह को यहाँ पे वैशाच विवाह ही कहते थे, है ना, और बलात्कार द्वारा विवाह ये दोनों ही इसी से संबंधित हैं। असुर विवाह की अगर हम बात करें तो कन्या को अगर खरीद करके विवाह किया जाता था तो उसको असुर विवाह कहते थे। ठीक, बाकी ब्रह्म विवाह जो ठीक है, गंधर्व ठीक है, इसके अलावा भी और प्रकार के 4 विवाह होते थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा से संबंधित समितियां और उनके अध्यक्षों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो संविधान सभा जब बनी, ठीक है, तो उसके बाद संविधान के निर्माण से संबंधित जो अलग तरीके के काम थे छोटे बड़े, तो उनके लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई। ठीक है, तो इसमें से 8 बड़ी कमेटी थी, बाकी सब छोटी छोटी थी। ठीक, तो अब उसी क्रम में यहाँ पे हम देख लेते हैं, 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए आप। तो गलत वाला हमको चूंकि चूज करना है तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लिखा है अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति थी उसके बारे में लिखा है ये जेबी कृपलानी, है ना, यही गलत हो जाएगा क्योंकि अल्पसंख्यक उप समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे ये HC मुखर्जी। ठीक, ओवरऑल देखेंगे तो एक बड़ी कमेटी थी हमारी, इसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक मामले और जनजाति जो लोग थे उनकी एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसके ओवरऑल अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो उसके अंतर्गत 5 सब कमेटीज थी, तो उसमें से एक थी अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक, जेबी कृपलानी की बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स पे सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए। अब देखिए सबसे मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, ठीक है, जिसने संविधान के निर्माण का मुख्य कार्य किया। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसका जो गठन हुआ था, डेट कई बार आ जाती है 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो कुल इसमें 7 लोग थे। तो अब 7 में देखेंगे तो गलत वाला हम देख लेते हैं, पट्टाभी सीतारमैया जो है ये नहीं थे। ठीक है, इसको हम चुनेंगे। 3 यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी 3 लोग के और नाम बताइए तो जरा कमेंट करके। देखिए 3 प्रकार की सूचियों के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, जो है संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है। ठीक, तो उसी में विषयों की अलग अलग सूची है। तो रेलवे का जो सब्जेक्ट है ये आपका संघ सूची है ना, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। अब इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फिर से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो कि कुछ मिनरल प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। ठीक, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उस क्रम में ग्रेफाइट
के लिए लिखा है ललितपुर, ये गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट को आप देखेंगे तो ये हमीरपुर जिला जो है इससे संबंधित है। ललितपुर में वैसे तो कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, परंतु जो सबसे फेमस है यहाँ पे यूरेनियम के डिपॉजिट जो हैं, ये कई बार पहले भी आपसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित संग्रहालय की सूची है और किस जिले में है और किस वर्ष में वो बने। तो शुरू के दो ठीक हैं। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो कि मेरठ में स्थित है तो मेरठ में, ये 1985 में नहीं, ये 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी के दो ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए आप। ऊपर अभी हमने ग्रेफाइट के बारे में देखा था, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक, तो बांदा, ललितपुर, महोबा, झांसी, ठीक, ये सभी जिलों में मिलेगा आपको। एक और मिनरल पायरोफिलाइट है ना, ये किस जिले में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के, तो महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, ये भी जो है चारों से संबंधित है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है, करेक्टली मैच वाला बताना है। फिर से कुछ मिनरल्स की लिस्ट है और कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। तो जैसे सोना है, गोल्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो इसके कुछ जो कह लीजिए स्थल मिलेंगे आपको, ललितपुर है ना, इधर सोनभद्र जो है ना, इनमें मिलेगा, ठीक है। बेराइट सोनभद्र में है, ये भी ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब में। यूरेनियम अभी बताया आपको कि ललितपुर में जो है ये इसकी जो है फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो तीनों ही ठीक है, उपरयुक्त सभी। फिर से सुमेलित नहीं वाला है चुनना है, तो ये वही संविधान सभा की हमारी कमिटीज हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे ये लिखे हुए हैं। तो इसमें संचालन समिति गलत है, इसमें देखिए इसके अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी के विकल्प ठीक है, नहीं देख लें आप। अगला है कि उपनिषद किस विषय पर आधारित पुस्तकें हैं। तो ये अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे। तो देखिए उपनिषद बेसिकली जो फिलॉसफी यानी दर्शन होता है, उन्हीं के बारे में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई कह लीजिए पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत की भी संज्ञा दी जाती है, तो वेदांत जो टर्म है इसको भी ध्यान रखिए। और कई बार ये पूछा गया है कि उपनिषद शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा कि शिष्य के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली मीनिंग देता है उपनिषद शब्द की, ठीक। राजा की उत्पत्ति यानी कि जो किंग होता है, तो उसकी उत्पत्ति का सबसे जो प्रथम सिद्धांत है किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आप इंफॉर्मेशन पढ़ते होंगे, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है। भारतीय दंड संहिता यानी जो इंडियन पिनल कोड है ना, जैसे जो लॉज वगैरह दिए हुए हैं पुलिस से संबंधित, तो इसमें जितने भी मामले शामिल हैं और आपराधिक कानून जो है संविधान की किस सूची का भाग है ये बताना है आपको। तो अभी हमने 3 लिस्ट के बारे में देखा था, तो आईपीसी जो है आप देखेंगे तो समवर्ती सूची का भाग है, ठीक है। और वहीं पे अगर जैसे पब्लिक ऑर्डर, जेल और पुलिस है ना, इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में हम देखें तो ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, स्टेट लिस्ट में। तो आईपीसी कहाँ पे है, कॉन्करेंट में। संविधान के अनुच्छेद 312 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ये भी सिविल सर्विसेज की तैयारी आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। कौन कौन सी, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये बेसिकली जो हमारा पावर सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, विद्युत का, तो उसी के संबंध में है। तो ये स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर स्टैब्लिश किया गया है मानेसर, हरियाणा में। और इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मतलब फास्टर इनोवेशन हो, उद्यमिता बढ़े, रिसर्च वगैरह ना स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में, जो भारत में पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसके संबंध में। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। डिटेल में चाहे तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने अलग कृषि निर्यात नीति तैयार किया है, तो वही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो एज अ स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार की थी महाराष्ट्र ने। अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो जो है एक तरीके से
शांति और ये सब चीज़ें स्प्रेड करने की दिशा में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। एक संगठन है अहिंसा विश्व भारती, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस किया था अभी मार्च 2022 में ये सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पे गुरुग्राम में, हरियाणा। देखिए ज़्यादातर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती थी अब तक, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब हो गया ना। तो उसी क्रम में हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हुआ? तो ये है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि काम चालू हो गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस जो है किस राज्य में शुरू की गई? ठीक है, तो जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, कुत्ता, ये सब जो है नहीं, तो इनमें मान लीजिए उनको कोई बीमारी है या कुछ समस्या है, तो इन सबको एड्रेस करने के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है तमिलनाडु में। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार संबोधित किया गया? ठीक, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव भारत सरकार चला रही थी, उसी के अंतर्गत गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार्च में थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक, तो उन्होंने वहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधायक, इन सबको एड्रेस किया था और आज़ादी के जो जितने भी मेजर हाईलाइट्स वगैरह थे, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई थी। तो उसी से संबंधित थी ये न्यूज़, ध्यान रखेंगे। गुजरात जो है ये करेक्ट होगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी, इसके नाम से कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसको अनाउंस किया गया था कि इसको स्टैब्लिश किया जाएगा महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन स्पेसिफिक अगर सिटी की बात कर लें तो पुणे में स्टैब्लिश किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेडिकल सिटी है ये फर्स्ट भारत की, इंद्रायणी मेडी सिटी। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा है आज के इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बताइएगा ज़रूर। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।